नमस्ते, मैं विकास। चलिए शुरू करते हैं आज रिकंसिलिएशन अकाउंटिंग पढ़ने के बारे में। रिकंसिलिएशन एक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है जो आपको किसी न किसी तरह से रिकंसाइल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताती है। रिकंसाइल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी उस गड़बड़ को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हो रही हैं और कुछ ऐसी चीजें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चल रही हैं। दोनों कहीं कहीं पे कॉमन आ रहा है, दोनों पॉइंट कहीं कहीं पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। उस कॉमन पॉइंट की एरर को हम कैसे ठीक करें, जैसे कि आप जानते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अलग हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अलग हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, फर्म के अंदर सॉरी प्लांट के अंदर प्रोडक्शन जहां होता है वहां पे कॉस्टिंग अप्लाई होती है और उसके बाद जब वो सेलेबल कंडीशन में डाल देते हैं किसी भी चीज को, तो हमारी क्या निकलनी शुरू हो जाती है, वहां से फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी कुछ एक ऐसे पॉइंट है जो कॉस्टिंग से लिंक कर जाते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, ये सब कॉस्टिंग से लिंक कर जाते हैं। तो वहां पे क्या अप्रोच रहने वाली है और यहाँ पे क्या अप्रोच रहने वाली है, वहां पे कुछ अमाउंट और यहाँ पे कुछ अमाउंट में चेंजेस लाने हैं हमें। उन चेंजेस को हमें क्या करना है, ठीक करना है। उसी ठीक करने के प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, रिकंसिलेशन कह रहे हैं। यानी कुछ मिसमैच है, उस मिसमैच को हम क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंटिंग। रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक करना। रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक करना। रिकंसाइल, री का मतलब दोबारा से, कंसाइल मतलब दोबारा से चेक करके उसे क्या करो आप, ठीक करो। उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसे ठीक करने के लिए पहले हम समझ तो लें दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर हमें दिक्कत पता लग जाएगी तो हम ठीक भी कर लेंगे। यानी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज का सोल्यूशन चाहिए तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट में लाओ कि कैसे उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। कि दुनिया में किसी भी चीज की अगर कोई सोल्यूशन नहीं, किसी भी प्रॉब्लम का अगर कोई आपको सोल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। उस प्रॉब्लम के बेसिस पे आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, उस गलती से आप क्या क्या उसको करके ठीक कर सकते हो। ठीक यहाँ पे भी हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉस्टिंग में चल रही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल में भी चल रही है। कॉस्टिंग और फाइनेंशियल में एक लिंक के जा रहा है, वहां पे भी अब लिया जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, कॉस्टिंग के अंदर आप जो भी चीज़ें लेते हो, जैसे आप स्टॉक लेते हो, जो भी आप वहाँ पे प्रिपेयर करते हो, मटेरियल स्टॉक प्रिपेयर करते हो यहाँ पे, वो आप प्रिपेयर करते हो लीफो और फीफो बेसिस पे, जैसे हमने पढ़ा है पहले क्लासेस में, लीफो और फीफो बेसिस पे। लेकिन फाइनेंशियल के अंदर जो प्रिपेयर किया जाता है वो मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू और उसका जो बुक वैल्यू उसके ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। दोनों में से जो लेस होता है हम वो लेते हैं। लेस वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आपने हायर वैल्यू दिखा दी तो आपका सेल भी ऐड, उसमें जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ के ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो आपकी लॉस भी ज्यादा, लॉस क्या मतलब, मार्केट में आपके दूसरे कंपटीटर के बिल्डर्स में आपका प्राइस जब हाई हो जाएगा, जब आपका प्राइस सेट ऑफ प्राइस हाई हो जाएगा, तो आपको वहां से मार्केट से भी क्या मिलने वाला है, आपको मार्केट से भी आपकी सेल भी क्या होने वाली, कम होने वाली है। इसी वजह से मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर लेस लेके चलते हैं। यानी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट आपको पता लग गया होगा कि स्टॉक वहाँ पे लीफो फीफो पे लेते हैं कॉस्टिंग में, और यहाँ पे किस बेसिस पे लेते हैं हम, फाइनेंशियल में हम लेके चलते हैं मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू दोनों में से जो कम होती है उस वैल्यू पे लेके चलते हैं। जो आपने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस वैल्यू पे दिखाया जाता है। अगर मार्केट वैल्यू में ज्यादा है तो, या बुक वैल्यू ज्यादा है तो, दोनों में से जो कम होगी वो वैल्यू पे दिखाया जाता है। आपने वहाँ पे पढ़ा ही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पंगा ये है कि स्टॉक दोनों जगह कॉमन आ रहा है। कॉमन चीजों में दिक्कत क्या आ जाती है कि दो अलग अलग प्रिंसिपल्स लगने लग जाते हैं। एक पे कॉस्टिंग लग जा रहा है, एक पे क्या लग जा रहा है, अकाउंट, एक पे आपका फाइनेंशियल लग जा रहा है। अब दोनों अलग अलग बातें बोलते हैं, तो दोनों को ठीक करना किसका काम है, हमारा काम है। हमें क्या करना है, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग देख के चलना है कि हम, क्योंकि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाला है हमें वो देख के बनाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। शुरू करें इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को। आई होप काफी कुछ बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक क्लियर कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि दिक्कत कहाँ आने वाली है, उसे हमें क्या ठीक करना है। अब जितनी बातें मैंने यहाँ 5 मिनट में कंक्लूड करी, 4 मिनट में कंक्लूड करी है, इस बातों को मैं डिटेल में समझा के अपनी सारी बातों को अब फिर से मैं कंक्लूड करूंगा, फिर देखते हैं कितना हमें समझ में आया। और एक आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे कि बेसिक क्लास जरूरी होती है, बेसिक के बाद ही हम क्वेश्चन ले सकते हैं। तो जितना बेसिक के हिसाब से मैं समझा सकता हूँ समझाऊंगा। आने वाले टाइम में कॉस्टिंग आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे जब डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे। जब आप फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करोगे, उसके बेसिस पर कॉस्टिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे, फिर रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करोगे, तो आपको पता लगेगा दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। वो एंड में ही करा सकता हूँ, अभी नहीं करा सकता। अभी कराऊंगा तो आपका दिमाग घूमेगा। पहले आप कॉस्ट शीट सीख चुके हो, रिकन्सिलेशन सीख लो, फिर दोनों को मैं लिंक कर दूंगा। जैसे मैं दोनों को लिंक कर दूंगा, फाइनल अकाउंट्स के बीच में डाल दूंगा, तो वहां से आप क्लियर का तरीके से समझ पाओगे। अभी मैं वो क्वेश्चन नहीं करा सकता, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको वहीं से आने वाली है, लेकिन ये करना भी जरूरी है। कई बार एंड प्रोसेस आपको जल्दी रिजल्ट दे देता है, लेकिन इस एंड प्रोसेस के लिए आपको इनिशियल बिल्डअप लेने जरूरी होते हैं। सक्सेस मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कई बार
एक दिन की सक्सेस पाने के लिए आपको 10 साल मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो एक दिन की सक्सेस जो होती है वो आपके कई आने वाली पीढ़ियों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, कई आने वाली पीढ़ियों को इतना इम्पोर्टेंट दे देती है, वो रोल प्ले करके दे देती है, जिससे आपका फ्यूचर और आने वाले आपकी जनरेशन का फ्यूचर स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है और ये मैंने देखा भी है, तो मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिकंसिलेशन, हमारा टॉपिक क्या है? रिकंसिलेशन, यानी कि पहली लाइन में क्या लिखा है? रिकंसिलेशन, reconciliation between the results of books is necessary due to following reasons। तो कुछ रीजन है, इस वजह से उसको बनाना पड़ रहा है। क्या क्या है? ये हेल्प करता है फाइंड आउट रीजन फॉर द डिफरेंस इन प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट। मतलब ये आपको हेल्प कर रहा है डिफरेंट बेसिस पे, एज पर कॉस्ट अकाउंट और एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको पता लगा रहे हो आप, पहली बात। दूसरी बात, इट इंश्योर्स द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब जो वहाँ पे चेंज हो रही है, फिगर 5,000 कम था 5,000 ज़्यादा हो गया, मैथमेटिकली चेंज होती है टर्म्स यहाँ पे। फिर ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन, प्रमोट बेटर कोऑपरेशन बिटवीन द टू सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये इसको भी सॉल्यूशन के लिए बताता है आपको। फिर उसके बाद ये आपको प्रोवाइड करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर मोर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। मतलब चार बातें बताना चाह रहा है। चार बातें क्या? पहली बात में क्या कह रहा है? ये हेल्प करता है दो अकाउंट्स के बीच में, फिर मैथमेटिकली चेंजेस आता है इसके अंदर, इसमें क्योंकि सारे कैलकुलेशन बेस में चलती है आपको। फिर ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेट प्रमोट करने के लिए बिटवीन द सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इनके बीच में जो भी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट चीजें इनको फैसिलिटेट तो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस आए हैं। फिर ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर मोर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा जिससे मैनेजमेंट क्या करेगा? और इफेक्टिव हो जाएगा इंटरनल बेसिस पे, और ज्यादा पॉलिसीज को अच्छा करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन रहने वाली है आप लोगों के लिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसे मैंने करके लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे हम ये पॉइंट को चेक कर रहे हैं। आप फिलहाल के लिए भूल जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं। हम जो भी चेक कर रहे हैं कि कैसे क्या पहले अब हम यहाँ पे मतलब ये आइडेंटिफाई करना जा रहे हैं कि हमारे को प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें रिकंसिलेशन अकाउंटिंग बनाना पड़ रहा है। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग अलग अपनी अपनी जगह बन रहे हैं, तो हमें बीच में रिकंसिलेशन लाने की जरूरत क्या है? क्यों उसको लाने की हमारे को यहाँ पे जरूरत पड़ रही है? क्या ऐसा रीजन रह सकता है? तो रीजंस मैंने कुछ आइडेंटिफाई करके लिखे हुए हैं। वैसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन वाली बात यहाँ पे आती है। ठीक है, सबसे पहले देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स और अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मतलब देखो, ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स और अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवर ऑब्जॉर्प्शन का मतलब कितना उसके अंदर क्रक्स आ रहा है। ओवर ऑब्जॉर्प्शन का मतलब कितना उसके अंदर क्रक्स आ रहा है, मतलब मैक्सिमम कितनी अप्रोचेस वो लेके चल रहा हो। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यहाँ पे टोटल कॉस्ट से, एक तरह से आप लिंकेज करो, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हो, उसी से आपका क्या बन जाता है? ऑब्जॉर्प्शन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब टोटल कितना ओवर है, टोटल खर्चा कितना आ रहा है, उस बेसिस पे कर रहे हो। और ओवर है कितना? ओवर है, ओवर का मतलब से ज्यादा, और अंडर का मतलब से कम। तो से ज्यादा और से कम वाली बात कह रहा है। तो पहले समझ लेते हैं लिखा क्या। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे बात करोगे तो ओवरहेड बेस्ड होते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे। हम देखो कॉस्ट में जो भी करते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे, हमें कुछ भी क्लियर वहां नहीं होता, लेकिन हम एस्टिमेट करके जोड़ डालते हैं। और जैसे कि लिखा है, जैसे परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेल्स, इस तरह से हमने वहाँ पे बनाया था। कॉस्ट शीट बड़ी हेल्प करती है आपको यहाँ पे, अगर आपने वहाँ पे ठीक से पढ़ लिया है तो। विच मे बी मोर और लेस देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकर्ड। देखो, आपके जो एक्चुअल खर्चे हो रहे हैं उसके बेसिस पे ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी आ सकता है, उसी के एक्चुअल से कंपेयर करना है आपको यहाँ पे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ओवरहेड्स आर रिकॉर्डेड ऑफ ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड ऑन प्री डिटरमाइंड। और फिर लिखा है यहाँ पे डिफरेंस ट्रीटमेंट ऑफ, यानी यहाँ से ध्यान से देखो आप, ओवरहेड्स लीड्स टू अंडर और ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी क्या है? एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेसिस पे बात कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है इफ, यहाँ पे क्या लिख रहा है? इफ amount of cost accounting is less than the actual amount in shortfall called under absorption। मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में जितना भी कम हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? अंडर ऑब्जर्प्शन। और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ज्यादा आप कर दे रहे हो, कंपैरिजन में ज्यादा कर दे रहे हो, तो हम क्या कहते हैं? ओवर ऑब्जर्प्शन। लिखा है अदर हैंड्स, overheads expenses in cost accounting are more than the actual is called over absorption। मतलब इतनी बात आपने आपने हमें क्या बुक की लैंग्वेज पढ़ा दी, हमें कुछ समझ में तो आया नहीं। हम बुक से भी पढ़ते तब भी हमें क्लियर नहीं होता। अब हमें ठीक से समझाओ ना। ठीक से समझाने के लिए मैंने करेक्ट लिख लिया।
उस क्रक्स को देखेंगे, फिर इसको बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रक्स क्या कहता है? क्रक्स ये कहता है कि अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट अगर आपकी कम है, एक्चुअल कॉस्ट से आपने जो भी एक्सपेंडिचर लिए हैं वो कम है, यानी एक्चुअल कॉस्ट के बराबर रहने वाली है फिगर, उसके बराबर आपको रखना है। अगर एक्चुअल कॉस्ट से कम है तो प्लस कर दो, एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो माइनस कर दो। ज्यादा एक्सपेंडिचर आप दे नहीं सकते, कम आपको देना नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए, राइट। चलो देख, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन शॉर्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एक्चुअल वैल्यू से कम है, और ओवर ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में आपकी एक्चुअल वैल्यू से कम है और ओवर ऑब्जर्वेशन में एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, अंडर में कम और एक्चुअल में ज्यादा, ठीक है। इसको चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग से हम समझाता रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ऊपर कोशिश करेंगे हम 5 से 6 वीडियोस बनाए, 5 से 6 वीडियोस के अंदर आई थिंक इनफ है कि आपको समझ में काफी कुछ आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, बहुत मेहनत वाला कॉन्सेप्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन करते टाइम दिमाग घूमने लग जाता है इसको, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए 6 से 7 वीडियोस मैं भी डालूंगा ताकि आप लोग क्लियर कर पाओ। और 6 से 7 वीडियोस के अंदर पूरी तरह से हम मान के चलेंगे कि हमारे को पूरी तरह से ये चैप्टर आ जाएगा, और कॉस्ट शीट भी रिवाइज हो जाएगी, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट थोड़ा बहुत यहाँ पे लिंक करेगा वो मैं करा दूंगा, और उसके साथ ही आपका रिकन्सिलेशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जैसे जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल आप जो यूज करते हो एट अ कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस मार्केट प्राइस, और जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है यानी बुक वैल्यू उसमें जो भी लेस होगा उसको लेके चलते हैं। लेकिन कॉस्टिंग में क्या दिक्कत आती है, कॉस्टिंग में दिक्कत ये आती है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो फीफो बेसिस पे लेके चलते हो, फिनिश गुड्स, और जो भी आप फिनिश गुड्स निकालते हो वो स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने याद करो निकाला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका निकल के आया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, याद करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो आप निकालते हो सीओजीएस निकालते हो, वहां पे जो आपका आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाला होगा फिनिश गुड्स वगैरह कैलकुलेट करके वहां पे, तो वो भी आपकी कॉस्ट शीट में निकलता है। तो कॉस्ट शीट अलग तरीके से बताता है निकालने के लिए, और फाइनेंशियल अलग तरीके से। यहाँ पे हम यही तरीके चीजें पढ़, जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी चीजें करते करते क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर यहाँ पे लिखा है डिफरेंट मेथड ऑफ चेंजिंग चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के डिफरेंट मेथड आपने यूज किए होंगे। जैसे फाइनेंशियल बोलता है डब्ल्यूडीबी और एसएलएम मेथड से, लेकिन कॉस्टिंग अलग बोल देता है। कॉस्टिंग क्या बोलता है, लेबर मशीन आर रेट, यूनिट के ऊपर आप कैलकुलेट करते हो उस बेसिस पे। जैसे लिखा फाइनेंशियल कंपनीज एक्ट और टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से चलता है, डीबीएम यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डब्ल्यूडीबी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इस बेसिस पे चलता है। और एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसे आप ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हो। और कॉस्ट के अंदर क्या कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, मशीन आर रेट, प्रोडक्शन आर रेट और यूनिट रेट। मशीन आर रेट तो मैं आपको वैसे भी कराने वाला हूँ टॉपिक, जब हम मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो मशीन आर रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ना कि डब्ल्यूडीबी और एसएलएम मेथड से। तो वो तो मैं एक टॉपिक आपको कराऊंगा, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा वही टॉपिक हमें पढ़ना है, तो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा। मतलब समझ लो दिक्कत क्या आ रही है, कॉस्ट कैलकुलेट अगर आप स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हो तो फाइनेंशियल अलग बोलती है और कॉस्टिंग अलग बोलती है। अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो फाइनेंशियल अलग बात बोलती है और कॉस्टिंग अलग बात बोलती है। इन दोनों के बीच में मिसमैच तो है, मिसमैच को ठीक करने के लिए कौन आएगा, रिकंसिलेशन आएगा। यही यहाँ पे हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आगे करें तो वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज लेफ्ट, क्या है, एबनॉर्मल गेन एंड लॉसेस। लिखा है एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट और मे बी टेकन एज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट खर्चा है भैया, इसको तो एक्सक्लूड कर दो कॉस्ट अकाउंटिंग से, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके छोड़ दो, ठीक है, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो इसका फॉर्मेट लिखने से अच्छा है कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। पहली बात तो उसका कोई खास फॉर्मेट है नहीं, स्टेटमेंट्स के कोई खास फॉर्मेट तो होते ही नहीं है, स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन इस केस में इसका कोई खास फॉर्मेट तो है नहीं, और लिखने का कोई फायदा नहीं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, कितना लिख दूंगा मैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कराता हूँ, ऐसे 2 से 3 दिन करते हैं, फिर उसके बाद क्रक्स बना के कुछ ना कुछ फॉर्मेट डिफाइन करके हम लिखने की कोशिश करेंगे। क्या पता जरूरत ना भी पड़े, आप सीख जाओ। फॉर्मेट अलग अलग बुक्स में अलग अलग बहुत कुछ लिखा हुआ है, आई होप उसकी जरूरत ना पड़े, हम ऐसे ही सीख जाएं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर करना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हमारा रिकंसिलेशन का आ रहा है, तो हम यहाँ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आपकी बुक्स के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा गया होगा, लेकिन यकीन मानना उस 4 से 5 नंबर के कॉन्सेप्ट के लिए, या फिर वो कैश कॉस्ट शीट के साथ लिंक कर दिया जाता है, उस 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें पूरे 6 से 7 क्लासेस को पढ़ना पड़ेगा, यानी 3 से 4 घंटे का ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितने का भी टॉपिक जाएगा उसे हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इसको सीख पाएंगे, तब जाके आप उसे लिंक करके पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पूरा करेंगे, अच्छे सीखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और सीखना तो हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे रिकंसिलेशन का स्टेट, अभी तक आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, दिक्कत क्या आ रही थी, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, रिकंसिलेशन क्या होता है ये पता लगा, दो अकाउंटिंग थी, कॉस्ट और फाइनेंशियल, इसके बीच में कुछ कुछ पॉइंट मिल नहीं रहे थे, इनके प्रोसीजर अलग अलग होते थे, फिर वो क्यों नहीं मिल रहे थे वो पॉइंट हमने पढ़ा, प्रॉब्लम्स पढ़ी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे अब हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना कुछ खास समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो करते हैं, प्रिपेयर करना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि हम यही तो सीखने आए थे यहाँ पे, तो अब जाके आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखो, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी अमाउंटेड टू, कितना दे रखा है, 60,412 फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। फिर उसके बाद लिखा है वर्क ओवरहेड रिकवर हो रहा है, देखो ये तो आपको लिख दिया, नेट प्रॉफिट लिख दिया, ये एज पर फाइनेंशियल गिवन है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको इस क्वेश्चन के बाद आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है कि आप कुछ काफी कुछ सीख गए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में हाथ डाल रहे हो तो ध्यान रखना उसका नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए, कॉस्ट शीट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप करना, कॉस्ट शीट के हिसाब से आप हाथ मत लगाना, उसको वीडियो नंबर 3 और 4 में हम जाके सीखेंगे। ठीक है, अभी उसको मत करना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फंडे अलग हो जाते हैं, वो मैं बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं उठा लो, डीमोटिवेट हो जाओ कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, आप तो कर भी कुछ भी कर सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मत उठाना। आप क्या करना, सिंपल एक चीज फॉलो करना, क्या, आप सिर्फ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो दे रखा होगा उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, यानी टॉप पे दे रखा होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद आपको जो आंसर आएंगे लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा होगा, जो फाइनल आप आंसर दोगे, या फिर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा होगा, उसके हिसाब से आपका चल रहा होगा। आपको गिवन क्या है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से सॉल्व करोगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से सॉल्व मत करना, वो वीडियो नंबर 3 या 4 के अंदर हम लेके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है कंपनी का, जो कितना दे रखा है, 60,412 दे रखा है, एंडिंग कितने, 31 दिसंबर 2020। वर्क ओवरहेड रिकवर है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ दे रखा है 28,450, लेकिन एक्चुअल कितना है, 21,390। पहले इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझने के बाद मैं आपको कराऊंगा कैसे प्रिपेयर करना। देखो, नेट प्रॉफिट बता दिए फाइनेंशियल के अंदर कितना आ रहा है आपका, 60,412 रुपीज का नेट प्रॉफिट दे रखा है। आपको बोल रहा है जो भी आपके वर्क ओवरहेड के अंदर खर्चे आ रहे थे ना, वर्क ओवरहेड मतलब समझ के याद आ रहा होगा आपको, फैक्ट्री ओवरहेड को ही बोलते थे, जिसका डिसीजन आता था प्राइम और आपका फैक्ट्री को जोड़ के वर्क ओवरहेड बनता था। तो जो वर्क ओवरहेड पे जो आपके खर्चे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपके, आपके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 28,450, 28,450, लेकिन एक्चुअल में वो थे कितने, आने कितने चाहिए थे, 21,390। आपने कितना फालतू खर्च कर दिया, कितना फालतू खर्च कर दिया। अगर आप 28,450 में से 21,390 माइनस करोगे, मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेट कर, यानी कि करीब आपने 7,060 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। क्या आपको वो खर्च करने चाहिए थे, नहीं, यानी पहले आपने ज्यादा माइनस कर दिया, उसे वो आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना, 7,060 रुपए प्लस करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुई होगी लाइन। फिर से समझाता हूँ, फिर से एक बार समझो, फिर इसका हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर वहीं पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो। तो पहली लाइन यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली लाइन तो छोड़ दो, तो प्रॉफिट उसको तो कोई लेना नहीं, उसको ऊपर बस ऊपर लिख के छोड़ दो, कैलकुलेशन के काम आएगा। पहला ही लाइन क्या है, वर्क ओवरहेड जो रिकवर हो रहा है वो कितना रिकवर हो रहा है, वो हो रहा है 28,450, सॉरी वर्क ओवरहेड पे जो आपके खर्चे आ रहे हो कितने आ रहे हैं, 28,450, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 21,390, 21,390 होना चाहिए था, 28,450 लिख के बैठे हो, तो क्या होगा, ज्यादा दे दिया, देना कितना था कम, क्या करोगे, 7,060 रुपए जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि उतना तो आपको देना ही नहीं था भाई, ज्यादा दे दिया तो वापस ले लो, कम दे दिया तो माइनस करके दे दो। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, 19,850, लेकिन रिकवर कितने हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, 14,500। हो ऑफिस के एक्सपेंस कितने थे, 19,850, लेकिन कॉस्टिंग में रिकवर कितना करके बैठे, 14,500, मतलब 19,850 देने थे, कितने देने थे, 19,850 देने थे। आपने कितने दिए, आपके हाथ में कॉस्ट शीट है भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो आपने कितने दिए, 14,500। कम दिया या ज्यादा दिया, वीडियो को पॉज करो समझो, आई होप पॉज कर लिया होगा, मैं बताता हूँ भाई, आपको देने थे कितने,
19,850 दिए कितने, 14,500। कम दिया या ज्यादा दिया, कम दिया, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ रहा है, 19,850, 19,850 माइनस कितना है अमाउंट, 14,500। भाई 5,350 रुपये आपने कम दिए, ये पैसा आपको और देना पड़ेगा, इसे क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर हुई कहानी, चलें आगे। चलो मैंने फॉर्मेट बना लिया है, देखो मैंने क्या लिख दिया, तीन चीजें थी क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट था, वर्क ओवरहेड था और ऑफिस ओवरहेड था। सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर लिखा और बैलेंस लिख दिया, सिंपल चिपका दिया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब ये ओवर है अंडर है, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा था, अगर आपको मालूम हो तो नेट प्रॉफिट दे रखा है 60,412, तो उसको सबसे पहले आप यहाँ लिख दो 60,412। अब यहाँ पे देखो, वर्क ओवरहेड रिकवर इन कॉस्ट अकाउंटिंग अमाउंटेड टू कितना है, 28,420। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 28,450। भाई डिफरेंस तो पहले लिख ही लो, अब प्लस होगा माइनस होगा ये तो वक्त बताएगा। तो वक्त क्या बता रहा है देखो, वर्क ओवरहेड रिकवर इन कॉस्ट अकाउंटिंग कितना है 28,450, लेकिन एक्चुअल में था कितना, 21,390। ये ओवर है या अंडर है, ये ओवर है। क्यों, क्योंकि आपने ज्यादा कर दिया, लेकिन करना क्या था, कम। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, वर्क ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है, ओवर एब्जॉर्ब है। कितना ज्यादा ओवर एब्जॉर्ब है, यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 7,060 रुपीज आ रहा है। तो इसे आप क्या करोगे, 7,060 से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। भाई होना कितना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, 21,390, लेकिन किया कितना आपने, 28,450। तो इसे वापस ले लोगे, वापस लेने के लिए क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। इतना अमाउंट यहाँ से घटाना पड़ेगा ना भाई, ये तो इस प्रॉफिट में प्लस हो चुका है, इसे प्लस अब वापस लेने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 19,850, लेकिन रिकवर कितना हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, 14,500। सबसे पहले तो ये भी लिख लो 19,850 और रिकवर कितना हुआ 14,500। डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो ये डिफरेंस आएगा 5,350। ठीक है, 5,350। अब इसको समझते हैं, एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंस कितने थे, 19,850, लेकिन रिकवर कितना हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग में, 14,500। तो देखो होना कितना था, इतना हुआ कितना, इतना। ये अंडर है या ओवर है, बिल्कुल अंडर है क्योंकि कम हुआ है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अंडर एब्जॉर्ब। आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे सीखने के लिए, ठीक है, तो घबराना मत कि मतलब थोड़ा घूम रहा है दिमाग, क्लियर नहीं हो रहा है। बस इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिप्ले कर लो, इसी क्वेश्चन को काफी हद तक क्लियर कर जाओगे इसको फिर। ठीक है, वीडियो क्लासेस में इस ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ये फायदा बहुत मिलता है कि हम बार बार रिप्ले करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,350 रुपीज। तो अब यहाँ पे एक टोटल निकाल करके इसका बैलेंस चेक करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6,0412। फिर माइनस कर दोगे 7,060, तो यहाँ पे आएगा 5,870। ये आएगा आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ना मैं अब थोड़ा उल्टा लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आपको कितना समझ में आया है। तो उल्टे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना होता है, 5,800 702 रुपये, 5,000 सॉरी 58,702, तो 58,702 रुपये होते हैं। तो अब इसको यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन को क्लियर करूँ, एक एक स्टेप लेते हैं, उल्टे ही ले लेते हैं। तो एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंस कितना था, 19,850, लेकिन रिकवर कितना हुआ है कॉस्टिंग में, 14,500। तो क्या करते हैं, इसमें होना इतना चाहिए था, हुआ इतना है, तो क्या करते हैं इसको फिर, अब इसको उल्टा चलते तो उल्टे के साथ चलते हैं ना भाई, कॉस्टिंग का प्रॉफिट है तो कॉस्टिंग के हिसाब से चलते हैं आप। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, इसको क्या करते हैं, माइनस में फिगर लिखते हैं 5,800
जो भी आती 5,350 रुपये जो भी आती है वो लिखते, और इसका क्या करते, यहाँ पे दे रखा 28,450, यहाँ पे दे रखा कितना 28,450, और एक्चुअल में कितना है 21,390। तो इसको अगर आप उल्टा लेके चलते हैं तो कितना आता है 7,060 रुपये। उसे आप क्या करते प्लस करते, क्योंकि आपको एक्चुअल के हिसाब से चलना होता है और एक्चुअल के हिसाब से आप चल रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके रखो। अब मैं इसको फाइनेंशियल के हिसाब से समझाता हूँ, फाइनेंशियल के हिसाब से आपको समझना है फिलहाल। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल कितना दे रखा है 60,412 रुपये, और वर्क ओवरहेड कितना दे रखा है, वर्क ओवरहेड दे रखा है 28,450, लेकिन एक्चुअल में कितना था 21,390। देखो एक्चुअल में 21,390 था, और देखिए कितना बैठे हो 28,450। एक्चुअल में कितना था 21,390, एक्चुअल के बराबर करो, एक्चुअल के बराबर करोगे तो 7,060 रुपये का हमें समझ नहीं आ रहा हम प्लस करें या माइनस करें। हमने माइनस कर रखा है, क्यों माइनस कर रखा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो आपको 21,390 का पेमेंट करना था, आप कितना करके बैठे हो 28,450। लेकिन अगर आप उस पर करो एज पर कॉस्टिंग चलो, तो आपने ऊपर प्रॉफिट लिखा फाइनेंशियल का, उस प्रॉफिट के अंदर कहीं ना कहीं आपके ये पैसे इन्वॉल्व हो रखे हैं, उस पैसे को आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करोगे 7,060 रुपये क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंस कितना दे रखा 19,850, लेकिन रिकवर कितने हुए कॉस्ट के अंदर 14,500। भाई दे कितना रखा 19,850 और रिकवर कितने हुए हैं 14,500, मतलब कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं, बिल्कुल कम हुए। तो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं ये पैसे आपके कम दिखा रखे होंगे, ज्यादा दिखाने के लिए क्या कर दोगे से प्लस कर दोगे, जिस वजह से आपका क्या हो जाएगा कॉस्टिंग का प्रॉफिट करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको काफी कुछ इस वीडियो में समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे कॉस्ट रिकन्सिलेशन अकाउंटिंग की सीरीज चलाऊं, जिससे क्या हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ट्राई करना है तो मेरी तरफ से, आप अगर आप कोई क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई करो जहाँ पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल दे रखा हो, और सिंपल क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना, ज़्यादा उलझना मत, घूमना मत। वीडियो को 2 से 3 बार देखो, बार बार देखो, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम हु नीड्स मोर देन टू यू। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप तो इस चीज़ को कर ही रहे हो और लोगों को भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पसंद आया तो जरूर जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।